और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में आपसे कुछ ही देर में चूंकि सीपीआई के नंबर भी आएंगे और आईएफपी के उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के, अमित खरे हैं जीसीएल के, और साथ ही महंगाई और आईआईपी के आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार होंगे, सीनियर इकोनॉमिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी चांदी की, क्योंकि चांदी में तेज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए कि कल भी तेज गिरावट थी, आज भी 1000 रुपए तक चांदी के दाम टूट चुके हैं। 72,800 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर चांदी, और चीन की चिंता से चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। तो मेरा पहला सवाल अनुज जी आपसे ये होगा कि क्या चांदी की एक कमजोरी और बढ़ सकती है? जी गुड इवनिंग। देखिए, एक महीने के लो लेवल पर चांदी आती हुई दिखाई दी है, और अगर हम देखें तो $24 को भी इसने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि चांदी में अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है। तो ऊपर अगर भाव 73,200 के आसपास तक मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 73,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 72,500 72,300 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $23,500 तक के लेवल आ सकते हैं। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है और सब बेस मेटल में एक करेक्शन रहा है, तो उसका असर सिल्वर पे रहेगा। और सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। नहीं, कुछ और गिरावट से आपका मतलब क्या है, कहां तक? देखिए, नीचे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 71,000 का, जहां पर जो कि करीबन $22 के आसपास बैठेगा। तो वो एक लेवल है जो कि मैं वॉच करना चाहूंगा। बट जिस तरीके का मार्केट है, तो इनिशियली इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि 72,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर 72,300 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट नीचे 71,000 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। अब जरा खरे जी आप बताएं कि आपके हिसाब से टेक्निकली अभी चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है? जी मंटन जी, टेक्निकली जिस तरीके का सेल ऑफ कल के प्राइसेस में देखने को मिला है गोल्ड सिल्वर में, उससे अभी कंटिन्यू मेरे को लगता है कि 1-2 दिन और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है, वो थोड़ा सा प्रेशर गोल्ड सिल्वर की कीमतों पर रहेगा। लेवल्स के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो 73,000 के आसपास जुलाई वाली चांदी में एक बार बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 73,700 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में प्राइजेस जो है 71,800-700 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए चांदी पर। लेकिन आज गिरावट गोल्ड में भी है, और एमसीएक्स पर सोने का भाव इस वक्त करीब करीब 250 रुपए नीचे है। 60,648 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। गोल्ड पर आपका व्यू क्या है अनुज जी? मृत्युंजय जी, देखिए, गोल्ड में भी थोड़ी सी हमने सेलिंग एक्टिविटी आते हुए देखी है। इंटरनेशनली देखें तो $2,004 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि $2,000 एक छोटा सा एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो एक सेल ऑफ हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 60,300 एक छोटा सा सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे भाव 60,000 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाइज मैं बिकवाली की ट्रेड ही देना चाहूंगा। ऊपर में 60,750 60,800 तक के लेवल मिलते हैं। मींस करंट रेट से अगर $100 का बाउंस आता है तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 61,000 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,300 और 60,000 का हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1995 $1990 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। क्रूड पर खरे जी आपका क्या व्यू है? क्रूड में अभी क्या करना चाहिए? क्रूड ऑयल में भी मेरे को लगता है अभी प्राइसेस थोड़े से करेक्ट और होना बाकी है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 5870-80 के आसपास क्रूड अगर करंट वायदा मिलता है तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलें। 5940 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक क्रूड में 5750 तक के भाव जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अभी डाउन के ही ज्यादा चांस रहेंगे। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। लेकिन अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि खुदरा महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, और खुदरा महंगाई दर में तेज गिरावट आई है। जी हां, 5% से नीचे महंगाई, 4.7% के स्तर पर महंगाई के आंकड़े आए हैं अप्रैल के महीने में, और 5.66% से घटकर 4.7%, तो करीब करीब 1% की गिरावट महंगाई के आंकड़ों में आई है। सीपीआई महंगाई यानी रिटेल महंगाई की हम बात कर रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में रिटेल महंगाई में, खुदरा महंगाई में बड़ी राहत मिली है,
और ये 5% के नीचे आ गई है, 4.7%। मार्च के महीने में 5.66% पर यह आंकड़ा था। तो उस हिसाब से महंगाई में ठीक ठाक गिरावट आई है। इसका क्या मतलब है? और ये 15 महीने के 18 महीने का निचला स्तर है, मतलब ये 1.5 साल में सबसे कम महंगाई है। जी हाँ, आप देखिए कल चाइना में आंकड़े आए थे महंगाई के 3 साल में सबसे कम, और अभी जो इंडिया में आंकड़े आए हैं ये 1.5 साल में सबसे कम है महंगाई का आंकड़ा। और आपको याद होगा कि बढ़ती महंगाई ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को परेशान किया, दुनिया भर में ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन अब उसमें गिरावट आ रही है, 5% से नीचे ये आंकड़ा आ चुका है। इसका क्या मतलब है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका पहला रिएक्शन, चूंकि महंगाई में शार्प फॉल हम देख पा रहे हैं 5% से नीचे, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा सर? ये बहुत अच्छी खबर है, खासकर गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उनको ही महंगाई से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो वेल ऑफ सेक्शन है उसके पास तो बचत होती है, तो वो महंगाई से अपना डील कर लेता है, लेकिन गरीबों के पास महंगाई से डील करने के लिए वो एक्स्ट्रा वो सेविंग नहीं होती है। तो इसलिए हमारे अर्थव्यवस्था में इससे लगता है कि कुछ बेहतरी और आएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन का रेट जो कम होता है, उसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, उसका मतलब है कि दाम बढ़ने की दर कम हो गई है। तो दाम तो बढ़ते ही जाएंगे, है ना। पहले वो अगर 5.66% पे बढ़ रहे थे, तो अब वो 4.7% पे बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप समझे कि पिछले साल अगर 5% की बढ़त थी 100 रुपए पे, तो 105 हो गया। अब अगर वो 5 से हो गया 3 समझिए, तो यानी कि 103 पे आ गया, पर 105 पे 3% और बढ़ गया, तो फिर यानी कि 108 से हल्का सा ऊपर हो जाएगा। तो अभी हमें ये कंट्रोल करना और जरूरी है कि हमारा जो मुद्रास्फीति है वो और भी कम हो, क्योंकि 4% का जो बैंड माना जाता है आरबीआई का, अभी भी उससे ऊपर है। तो शुरुआती खबर तो अच्छी है, लेकिन इसका जब विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये दाम क्यों बढ़ रहे थे इतनी तेजी से, और अब उसमें गिरावट क्यों आई है। तो ये इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन्स हैं उनमें बॉटलनेक्स जो आए थे, वो बॉटलनेक थोड़े कम हुए। दूसरी बात ये कि जैसे कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज बहुत बढ़ी हुई थी सप्लाई चेन के वजह से, चाइना में जो बॉटलनेक चल रहे थे, तो वो कुछ कम हुए हैं। उसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर है वो कम हुआ। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो कुछ सप्लाई बॉटलनेक जो काफी बढ़े हुए थे पैंडेमिक की वजह से, वो सप्लाई बॉटलनेक कुछ कम हुए हैं। तो उसकी भी वजह हो सकती है कि इस समय ये हो। पर एक सीजनल फैक्टर भी होता है। उस सीजनल फैक्टर ये है कि जो ऑफ सीजन होता है खाने पीने की वस्तुओं का, उनमें दाम तेज हो जाते हैं। अभी जब फसल आ रही है, और खासकर आप देखिए जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें फसल अच्छी आ रही है गेहूं की पिछले साल के कंपैरिजन में। दूसरा, जो गेहूं के में रुकावट आ गई थी पिछले साल यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से, वहां पे क्योंकि समझौता है तो वहां से फूड ग्रेन बाहर निकल रहा है, उसकी भी वजह है। तीसरा ये कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि चीनी है, चीनी के उसमें जो एक्सपोर्ट को रोक लगा दी है, क्योंकि ये डर है कि जब चीनी की जो पैदावार कम हुई है, तो सरकार ने भी कदम उठाए हैं कुछ, जिससे कि जो शॉर्टेजेस थी अर्थव्यवस्था में वो थोड़ी कम हुई है। इंटरनेशनल फैक्टर भी है, नेशनल फैक्टर भी है। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपने बताए। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि ये बात ठीक है कि कच्चे तेल के दाम कम हुए, जो ग्लोबल सप्लाई में डिसरप्शन आया था यानी रुकावट आई थी वो कम हुई, और एग्री कमोडिटीज़ के दाम घटे दुनिया भर में, ग्लोबली एग्री कमोडिटीज़ के दाम कम हो रहे हैं। खाने के तेल की बात करते हैं अगर आप, तो देखिए खाने के तेल के दाम बहुत तेज़ी से कम हुए हैं, जो दाम बहुत बढ़ गए थे। तो दालों के दाम कम हुए, बाकी दाम भी कम हुए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, तो क्या ऐसे में ये उम्मीद की जाए कि ये जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं अभी महंगाई के घट के, क्या फिर ये माना जाए कि ये गिरावट हम मई में भी देखेंगे? मतलब जब मई के आंकड़े आएंगे तो उसमें कुछ और गिरावट की उम्मीद करें सर हम? ये अभी के आंकड़ों के अनुसार तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो गिरावट ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि सीजनल फैक्टर्स भी हैं कुछ। मतलब जो सप्लाई बॉटलनेक्स वगैरह खत्म हो गए थे, वो उनसे भी असर तो आगे पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज है कि अभी जैसे क्रूड में थोड़ी सी बढ़त हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूएस की अर्थव्यवस्था
स्लो डाउन की है, उनके स्टॉक्स थोड़े वो लग रहा है कि वहां पे स्टॉक्स की पोजीशन ऐसी है कि अभी क्रूड के दाम पिछले एक दो दिन में बढ़ने लगे हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था यूएस की उतनी मंदी में नहीं जाती है जितना कि सोचा जा रहा था, तो हो सकता है क्रूड के दाम फिर थोड़े और बढ़े, थोड़े कमोडिटीज में और बढ़त आए। तो ये देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में कि अर्थव्यवस्था में, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसमें मंदी की हम तरफ जा रहे हैं या मंदी कम होने की उम्मीद है। यूक्रेन का युद्ध है, वो किस प्रकार से चलता है उस पर भी ये निर्भर करेगा, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध की वजह से काफी चीजें परेशानी में आ गई थी। ब्रिटेन में इन्फ्लेशन रेट अभी भी काफी तेज चल रहा है। यूएस में थोड़ा सॉफ्टन हुआ है, लेकिन ब्रिटेन में काफी तेज चल रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन युद्ध का जो असर है, जो ब्रेक्सिट का असर है, वो वहां पे ब्रिटेन में देखा जा सकता है। यूएस में वो नहीं है। तो इसलिए कई इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो किस प्रकार से चलेगी। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी थोड़ा और स्लो डाउन होती है तो फिर हो सकता है कि दाम और भी कम हो जाएं। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो अभी हम अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो ये कहना कि जो ट्रेंड अभी है वो आगे भी चलता रहेगा, वो थोड़ा एक मुश्किल हो जाता है कहना। अच्छा। लेकिन इस समय लग रहा है कि शायद चीजें सॉफ्टनिंग की तरफ चल रही हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है, आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हालात और बेहतर हों महंगाई को लेकर। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये होगा कि चूंकि आपने खुद, चूंकि आप तो इकोनॉमिस्ट हैं और आपने देखा कि महंगाई ने किस तरह से दुनिया भर की इकोनॉमी को परेशान किया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से ब्याज दर बढ़ाने लगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महंगाई का जो अभी आंकड़ा घट के आया है 4.7, इसके बाद आरबीआई का रुख आपको क्या लगता है? ठीक है, पॉज तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या ये बात करना अभी जल्दबाजी है या कहना ठीक है कि अब हम ब्याज दर घटाने वाली गाड़ी में चढ़ने वाले हैं? ऐसा कुछ संभावना आपको दिख रही है क्या? नहीं, अभी नहीं दिख रही, क्योंकि अभी आपने देखा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, यूरोप में बढ़ा क्योंकि अमेरिका ने बढ़ा दिया। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है वो भारत में और यूएस में और अर्थव्यवस्था में वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज्यादा हो जाता है, तो जो हमारे यहाँ कैपिटल आता है वो कैपिटल बाहर जाने लगेगा। अच्छा। और कैपिटल बाहर जाएगा तो उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा, हमारे रुपए पे उसका असर पड़ेगा। तो अभी आप ये देखिए, जैसे भारत में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं इतनी बार पिछले 1.5 साल में, उसका डायरेक्ट असर नहीं है हमारे इन्फ्लेशन पे। वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारे देश से अगर पैसा बाहर जाने लगेगा फॉरेन एक्सचेंज और रुपया गिरने लगेगा तो इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। हाँ, तो उनको ये है कि हमको रोकना है कि जो कैपिटल बाहर ना जाए। तो हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अब हमने पॉज किया, जबकि जो यूएस में बढ़ाया, ब्रिटेन में बढ़ाया, बाकी जो यूरोप में बढ़ाया, तो हमें भी मुझे लगता है कि अभी पॉज से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम घटा नहीं सकते हैं, जब तक वहां नहीं घटने लगेगा तब तक अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट घटाने लगे तो जो गैप है हमारे इंटरेस्ट रेट में और बाहर के इंटरेस्ट रेट में, वो जब बढ़ जाएगा हाँ। तो वो उससे फिर परेशानी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपसे आईआईपी पे पूछना चाहता हूं। सर, आईआईपी के आंकड़े घट के आए हैं, तो उसका 1.1% मार्च महीने में, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा सर? देखिए, हमारे अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है उस पर असर पड़ रहा है। जो लग्जरी आइटम्स हैं और जो वेल ऑफ के कंजम्पशन के आइटम है, वहां तो डिमांड चल रही है, लेकिन जो कमजोर वर्ग हैं हमारे देश के, वहां पे जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड में परेशानी आ रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से कहिए कि डिमांड की एक शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि के शेप एक तरह से कहा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बढ़त हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्सपेंस पे। तो आप चाहे देख लीजिए, कॉमर्स है वो बढ़ रहा है लोकल ट्रेड के कंपैरिजन में। और फिर आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर में भी यही हाल है कि जो बेटर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, लेदर गुड्स में है, टेक्सटाइल में है, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में आप देखेंगे डिमांड शिफ्ट कर गई है, और उसका असर ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन वो 94% है, तो वहीं से डिमांड ज्यादातर आती है। तो अगर डिमांड कम रहेगी तो फिर जो आपकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का रेट भी कम हो जाएगा।
तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी कम हो जाएगी, कंजम्पशन की डिमांड भी कम हो जाएगी। उधर एक्सपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि दुनिया में तो मंदी का डर है, तो वहां पे एक्सपोर्ट में भी जो कमी है, तो ये जो ड्राइवर्स हैं हमारे, जो ड्राइव कर सकते हैं अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, सब में कमजोरी है। और बेरोजगारी तो हमारे यहाँ चल ही रही है, बेरोजगारी की वजह से भी गरीबी है। तो ये जो सारे ड्राइवर्स हो सकते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अर्थव्यवस्था को ले जाएं, वहां पे कमजोरी चल रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी है ओवरऑल जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उस पर और जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं उस पर। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन आंकड़ों को हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है महेंद्र जैन साहब का। पूछिए जैन साहब। अभी कॉटन के बारे में बताइए अगले 15-20 दिन के लिए। अगले 15-20 दिन में कॉटन के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए अनुज जी, क्या लगता है आपको कॉटन का प्राइस नेक्स्ट 15 to 20 डेज में? देखिए कॉटन के जो प्रोडक्शन है उसका एस्टिमेट थोड़ा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा अभी सीसीआई ने भी रिलीज किया है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम रह सकता है, तो उसके चलते हमने एक बाउंस बैक आते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भावों में देख सकते हैं। बट ये जो व्यू रहेगा थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि अभी जो क्रॉप कंडीशन है वो मानसून रेन पे डिपेंड करेगी, और जब इसकी नई क्रॉप आएगी सितंबर अक्टूबर में तो उस टाइम पर रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि का व्यू जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तेजी का माहौल आपको देखने को मिलेगा लंबी अवधि में। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि में तेजी का माहौल यहाँ पर दिखेगा, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अगले कॉलर का। रोहित हैं हमारे साथ एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चने में राय चाहिए थी। जिस तरीके से देख रहा है चने की इस बार फसल काफी कम है और क्रॉपिंग भी काफी कम आई है, तो क्या लगता है चने इस बार तेजी आएगी? क्या 6000 हो जाएगा क्या चना सर? 6000 बताइए खरे जी, 6000 होगा चना? जी चने का अभी जैसा कि फिजिकल मंडी में लगभग 4500 से 4700 की रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे को लगता है 5000 के ऊपर अगर ये जब तक सस्टेन नहीं हो रहा तब तक इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसका जो एक शॉर्ट टर्म का रेंज अगर मैं बोलूँ तो 4500 से लेकर 5000 का लेके चले। 5000 के ऊपर अगर ये प्राइजेस थोड़ा निकलते हैं तो फिर इसमें जरूर एक बार 5400 तक के भाव मिल सकते हैं, लेकिन अभी 6000 जो है अभी करंट से बोलना थोड़ा सा जो है टफ काम रहेगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर रोहित हैं हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। यहाँ सर मैंने सिल्वर बाय कर रखी सर 77,000 पर। 77,000 पे आपकी बाइंग है चांदी? हो, चांदी के दाम तो बहुत गिर गए हैं। जी सर। तो अनुज जी क्या उपाय अभी अब इनके पास? देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कुछ चेंज हुआ है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो मुझे लगता है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आने वाले 4 या 5 महीनों की बात करेंगे, दिवाली की अगर हम बात करें तो हम मान के चल रहे हैं कि 80,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी सलाह यही है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है। नीचे अगर प्राइस 70,000 के आसपास तक मिलता है तो वहां पर आप एवरेजिंग के लिए अगेन बाय कर सकते हैं, और ऊपर में आपको 76-70,000 के लेवल मिले तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप सिल्वर में यूज कर सकते हैं। ओके, ये स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि चांदी में यूज कर सकते हैं, इस पे आप नजर रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं नेक्स्ट कॉलर का। माधव जी है हमारे साथ। पूछिए सर जी। नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। मेरा सिल्वर पे सवाल था। अगले वीक सिल्वर का क्या रहेगा? अगले वीक में चांदी का प्राइस क्या रहेगा? चांदी 1 महीने के लो पर है और गिरावट काफी आ गई है पिछले कुछ 2-3 दिनों में। तो नेक्स्ट वीक क्या रहेगा खरे जी चांदी का मार्केट? हाँ, सिल्वर का रेंज अगर मैं बात करूं एज पर चार्ट तो मेरे को लगता है 71,500 से लेकर 73,500 का रेंज जो है नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है। अगर ये बाय का प्लान कर रहे हैं तो 71,500 के आसपास ये बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर यहीं पे ये सेल के ट्रेड का प्लान कर रहे हैं तो 73,500 के आसपास अगर सिल्वर मिलता है तो वहां पे एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो 71,500 और 73,500 जो है नेक्स्ट वीक की रेंज रहेगी। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। आप कह रहे हैं कुछ और गिरावट चांदी में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में आप देखिए कि एक रेंज में मार्केट फंसा है। हालांकि कल गिरावट आई थी, आज भी मार्केट दबाव में था, लेकिन अब उस दबाव से बाहर आता हुआ मार्केट दिख रहा है। 75 के ऊपर ब्रेंट पहुंचा है, 71 के ऊपर NYMEX क्रूड। तो अनुज जी क्रूड में क्या, हालांकि डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है, चाइना में डिमांड घटने की बात बार बार हो रही है, यूएस में घटने की बात हो रही है, और ओपेक ने भी ग्लोबल डिमांड के आउटलुक में कोई बदलाव नहीं किया है। चाइना के लिए जरूर बोला है कि वहां पर डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन चाइना की हालत को भी देखकर ये बात थोड़ी अभी आगे की लग रही है। तो क्या करें कच्चे तेल में?
देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड अगर आप देखेंगे तो 5500 नीचे में और ऊपर में करीबन 6300 ये रेंज बनाई है। अगर आप अब देखें तो करीबन 5800 के आसपास आया, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाइंग एक्टिविटी की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। साथ में एंटिसिपेशन ये भी है कि डिमांड स्लो डाउन की वजह से ओपेक मेंबर्स कुछ प्रोडक्शन कट करने की बात भी कर सकते हैं, तो वो भी एंटिसिपेशन में, तो उसके चलते मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आपको क्रूड में देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर में 6000 तक आ सकता है। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर देखा जाए तो 5800 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी करें। 5680 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6000 तक आ सकता है, और फिर अगेन 6000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास है, जहां पर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास है जहां पर बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब चूंकि मार्केट में गिरावट बढ़ती जा रही है और आप देखिए कि कॉपर का भाव 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, जिंक 26 महीने के लो पर चला गया है, चांदी 1 महीने के लो पर है, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी यानी बेस मेटल कॉपर, जिंक, निकल, बाकी जो हैं, और उसके अलावा चांदी, यहां पर गिरावट बढ़ रही है क्योंकि चाइना का कंसर्न सामने है। चाइना में डिफ्लेशन का खतरा हो रहा है, दुनिया के बाकी देश महंगाई से जूझ रहे हैं, चाइना महंगाई में भारी गिरावट से जूझ रहा है। 3 साल में सबसे कम महंगाई के आंकड़े चाइना में आए हैं, तो लिहाजा चीन की चिंता ने पूरी की पूरी जो कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, उसको दबाव में ला दिया है। अब सवाल ये है कि मेटल मार्केट में चूंकि कमजोरी का माहौल तो है अनुज जी, लेकिन क्या अब चाइना वाली खबर और इम्पैक्ट करेगी या मार्केट यहां से रिबाउंड होना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, अगर आप देखेंगे साल के स्टार्टिंग से, जब से जीरो कोविड पॉलिसी का हुआ है, तब से हम देखें तो चाइना की कोई डिमांड ने मेजर रोल प्ले नहीं किया है। अगर हम देखें तो उसकी वजह से बेस मेटल देखेंगे तो अपने ईयर लो के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, तो एक सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पर दिखी है, बिकवाली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है, और काफी करेक्ट हो चुके हैं प्राइस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट करने की बात अब उठती हुई दिखाई दे रही है, वो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिलेगी, बट अल्टीमेटली एक रैली, हम रिलीफ रैली जो है वो बेस मेटल में आती हुई देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो गिरावट आएगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट जो है वो बाइंग के एक मौके के तौर पर उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर अनिल है हमारे साथ, पूछिए अनिल। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, मेरा सवाल एनजी पे है। एनजी पे, नेचुरल गैस पे, हाँ पूछिए। मैंने 190 पे 4 लॉट बाई किए हुए हैं, वो सेल किए हुए हैं। 190 पे आपने 4 लॉट बाई किया है? सेल किए हुए हैं। अच्छा, सेल किया हुआ आपने, ओके ठीक है। तो क्या करें खरे जी अभी? नेचुरल गैस उन्होंने सेल किया है। मेरे को लगता है प्राइजेस जो है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 175 रुपए के आसपास तक आ सकते हैं। तो 175 के आसपास अगर ये इनको मिलता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 184 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके, नेक्स्ट कॉलर कपिल हैं आप हमारे साथ, पूछिए कपिल जी। नमस्ते सर। सर मेरा सर सोया तेल और सरसों तेल पे सवाल है। जिस तरीके देख रहा था तेल इतना मद्दा होते जा रहा है, रेगुलर गिरावट आ रही है, तो क्या ये पेट्रोल से भी सस्ता मिलने लगेगा क्या तेल? पेट्रोल से सस्ता मिलने लगेगा क्या? मतलब पेट्रोल सस्ता दिख रहा है क्या आपको? मतलब कट ही गए आप हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? अनुज जी आप हंस रहे हैं, कुछ जवाब है क्या आपके पास? देखिए सीपीआई के नंबर दिख रहे हैं सामने कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, तो एक सबसे बड़ा रोल एडिबल ऑयल्स का भी रहा है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल देखिए अभी भी सस्ता नहीं है, 96 के आसपास है। आई होप कि जो प्राइसेस है वो भी कुछ और कूल हो सकते हैं यहाँ पर। हालांकि एडिबल ऑयल के अगर हम बात करें तो मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, ये काफी लोअर लेवल है जहां से हम बाउंस बैक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल्स में। ओके, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और खरे जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।